आज मैं आपको सामाजिक स्त्रीकरण के आधार बताने जा रही हूँ। स्त्रीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है, किंतु उसके आधार समान नहीं हैं। फिर भी हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं: प्राणीशास्त्रीय आधार और सामाजिक सांस्कृतिक आधार। प्राणीशास्त्रीय आधार में हम समाज में व्यक्तियों एवं समूहों की उच्चता एवं निम्नता का निर्धारण प्राणीशास्त्रीय आधारों पर भी किया जाता है। प्रमुख प्राणीशास्त्रीय आधारों में हम लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक बौद्धिक कुशलता आदि को ले सकते हैं। लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों के रूप में समाज का स्त्रीकरण सबसे प्राचीन है। लगभग सभी समाजों में पुरुषों की स्थिति स्त्रियों से ऊंची मानी जाती रही है। कई पद ऐसे हैं जो केवल पुरुषों के लिए ही निर्धारित हैं। आयु: प्रत्येक समाज में कई पद ऐसे होते हैं जो एक निश्चित आयु के व्यक्तियों को ही प्रदान किए जाते हैं। आयु के आधार पर समाज के प्रमुख 4 स्तर शिशु, किशोर, प्रौढ़ और वृद्ध पाए जाते हैं। सामान्यतः महत्वपूर्ण पद बड़ी आयु के लोगों को प्रदान किए जाते हैं। प्रजाति: प्रजाति के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण वहाँ देखा जा सकता है जहाँ एकाधिक प्रजातियाँ साथ साथ रहती हैं। जिस प्रजाति के लोग शासन एवं सत्ता में होते हैं तथा संपन्न होते हैं, वे प्रजाति अपने को दूसरी प्रजातियों से श्रेष्ठ मानती है। जन्म भी सामाजिक स्त्रीकरण उत्पन्न करता है। जो लोग उच्च कुल, वंश एवं जाति में जन्म लेते हैं, वे अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता के अंतर्गत हम देखते हैं कि वर्तमान समय में व्यक्ति की परिस्थिति एवं स्तर का निर्धारण उसकी शारीरिक एवं मानसिक कुशलता, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर होने लगा है। जो लोग अकुशल, पागल, क्षीणकाय, आलसी एवं अयोग्य होते हैं, उनका स्तर उन लोगों से नीचा होता है जो बुद्धिमान, परिश्रमी, हष्ट-पुष्ट एवं कुशल होते हैं। साम्यवादी देशों में भी इन गुणों के आधार पर स्त्रीकरण देखा जा सकता है। दूसरा आधार है सामाजिक सांस्कृतिक आधार। सामाजिक स्त्रीकरण प्राणीशास्त्रीय आधारों पर ही नहीं वरन अनेक सामाजिक सांस्कृतिक आधारों पर भी पाया जाता है। संपत्ति के आधार पर भी समाज में स्त्रीकरण किया जाता है। आधुनिक समाजों में ही नहीं वरन आदिम समाजों में भी संपत्ति के आधार पर उच्च नीच का भेद पाया जाता है। समाज में वो लोग ऊंचे माने जाते हैं जिनके पास अधिक संपत्ति होती है। व्यवसाय भी सामाजिक स्त्रीकरण का प्रमुख आधार है। समाज में कुछ व्यवसाय सम्मानजनक एवं ऊंचे माने जाते हैं तो कुछ निम्न एवं निम्न। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, प्राध्यापक आदि का पेशा बाल काटने, कपड़े धोने, चमड़े का काम करने वालों के पेशों से श्रेष्ठ और सम्मानीय माना जाता है। अतः इन पेशों को करने वालों की स्थिति भी सामाजिक संचरण में ऊंची होती है। धार्मिक ज्ञान: धर्म प्रधान समाजों में धर्म भी स्त्रीकरण उत्पन्न करता है। जो लोग धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न होते हैं, धार्मिक उपदेश देते हैं एवं धर्म के अध्ययन में रत रहते हैं, उन्हें सामान्य लोगों से ऊंचा माना जाता है। राजनीतिक शक्ति: सत्ता एवं अधिकारों के आधार पर भी समाज में संचरण पाया जाता है। जिन लोगों के पास सैनिक शक्ति, सत्ता और शासन की बागडोर होती है, उनकी स्थिति उन लोगों से ऊंची होती है जो सत्ता एवं शक्ति विहीन होते हैं। शासक और शासित का भेद सभी समाजों में पाया जाता है। अब मैं आपको सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप या प्रकार बताने जा रही हूँ। हम यहाँ स्त्रीकरण के कुछ प्रमुख स्वरूपों का विवेचन करेंगे, जैसे कि दास प्रथा। दास प्रथा असमानता के चरम रूप का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें व्यक्तियों के कुछ समूह पूर्ण रूप से अधिकारों से वंचित रहते हैं। अनेक कालों एवं स्थानों पर दास प्रथा का प्रचलन रहा। प्रत्येक दास का एक स्वामी होता है जिसके अधीन उसे रहना पड़ता है और यह अधीनता विशेष प्रकार की होती है। स्वामी को दास पर शक्ति प्रयोग करने की निर्बाध स्वतंत्रता होती है। दास
स्वामी की संपत्ति होता है। दास को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होते। सामाजिक रूप से वह तिरस्कर होता है। दास को अनिवार्य रूप से श्रम करना पड़ता है। आधुनिक युग में समाजवाद, मानव अधिकार एवं जनतंत्र के विचारों के विपरीत होने के कारण ये प्रथा सभी देशों में लगभग समाप्त हो गई है। जागीरें। जागीर प्रथा का प्रचलन मध्ययुगीन यूरोप में रहा है, जिसमें प्रथा एवं कानून की मान्यता प्राप्त थी। जागीर प्रथा में 3 वर्ग प्रमुख थे: पादरी, सरदार एवं साधारण जन। प्रत्येक वर्ग की जीवन शैली एवं संस्कृति भिन्न थी। बोटोमोर ने जागीर प्रथा की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है। प्रत्येक जागीर की एक वैधानिक परिभाषा थी। उनके अधिकार, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्वों के आधार पर समाज उनकी एक निश्चित परिस्थिति होती थी। जागीरों में स्पष्ट श्रम विभाजन पाया जाता था, जैसे कुलीन सबकी रक्षा करते, पुजारी सबके लिए प्रार्थना करते और जन साधारण सबके लिए भोजन जुटाते। जागीरें राजनीतिक समूह थी। उनके पास राजनीतिक शक्ति थी। भारत में भी मौर्य काल, गुप्त काल एवं मुगल काल की सामंती व्यवस्था में यूरोपीय जागीरें प्रथा के लक्षण पाए जाते हैं। यद्यपि इसका स्वरूप आर्थिक व सैनिक रहा है और ये जाति की विशेषताओं से भी युक्त रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जागीरें प्रथा भी समाज में स्त्रीकरण पैदा किया है। बंद स्त्रीकरण में हम आता है जाति प्रथा। जब हम जातिगत संस्करण की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान भारतीय जाति व्यवस्था की ओर जाता है। भारत में जातियों ने संस्करण की व्यवस्था पैदा की है और प्रत्येक जाति समाज के एक खंड का निर्माण करती है। जाति व्यवस्था से पूर्व भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण प्रमुख रूप से 4 थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्णों का निर्माण कर्म के आधार पर किया गया था। ब्राह्मण पठन पाठन, पूजा, हवन एवं शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे। क्षत्रिय शासन व युद्ध कार्य करते थे। वैश्य कृषि एवं व्यापार करते थे तथा शूद्र उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करते थे। प्रारंभ में वर्ण बदले जा सकते थे, किंतु धीरे धीरे इनमें कठोरता आई और प्रत्येक वर्ण में कई उपजातियां बन गई। अतः किसी समय वर्ण भी समाज में स्त्रीकरण के प्रमुख आधार थे। लेकिन वर्णों के बाद जब जाति अस्तित्व में आई तो जातीय आधार पर संस्करण होने लगा। वर्तमान समय में नगरीकरण, औद्योगिकरण, यातायात एवं संचार के नवीन साधनों, नवीन शिक्षा, प्रजातंत्र, नवीन सामाजिक विधान, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव, समाज सुधार के आंदोलन आदि के कारण पुरातन जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं। अब जातीय आधार पर बने छुआछूत व्यवसाय एवं खानपान के नियमों में शिथिलता आई है। दूसरा है खुला स्त्रीकरण, सामाजिक वर्ग। वर्ग सामाजिक स्त्रीकरण का एक प्रमुख स्वरूप है। लगभग सभी समाजों में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। एक सी सामाजिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को एक वर्ग कहा जाता है। जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर समाज में समूह का निर्माण वर्ग कहलाता है। वर्गों का आधार आर्थिक ही नहीं, वर्ण सामाजिक सांस्कृतिक भी है। संपत्ति, धन और आय। ब्रिस्टिड ने वर्गों के 7 आधारों का उल्लेख किया है। पहला है संपत्ति, धन और आय। दूसरा परिवार एवं नातेदारी। तीसरा निवास की स्थिति। चौथा निवास स्थान की अवधि। व्यवसाय की प्रकृति। शिक्षा, धर्म। विश्व के सभी समाजों में वर्ग विभाजन में इनमें से किसी न किसी आधार को अपनाया जाता है। वर्ग में समूह का उतार चढ़ाव पाया जाता है। सभी वर्ग समान नहीं होते, वरन उनमें उच्चता एवं निम्नता का क्रम पाया जाता है। एक वर्ग के लोगों की सामाजिक परिस्थिति समान होती है। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति
उच्चता या हीनता की भावना रखते हैं। प्रत्येक वर्ग में वर्ग चेतना पाई जाती है। यह वर्ग चेतना उनके व्यवहारों एवं वर्गों के पारस्परिक संबंधों को भी तय करती है। एक वर्ग के लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं। एक वर्ग के लोगों में सामाजिक संबंध प्राय अपने ही वर्ग के लोगों पर तक सीमित होते हैं और अन्य वर्गों से एक निश्चित सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। वर्ग व्यवस्था जाति की भांति कठोर एवं बंद न होकर एक मुक्त व्यवस्था है। एक व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ जा सकता है। वर्ग में जन्म का महत्व नहीं होता है। प्रत्येक सामाजिक वर्ग के कई उपवर्ग भी पाए जाते हैं। एक वर्ग के लोगों को जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर एवं सुविधाएं समान रूप से प्राप्त होते हैं। वर्ग की सदस्यता पूर्णतः अर्जित है। एक वर्ग के लोगों का जीवन जीने का तरीका लगभग समान होता है। वर्ग कम स्थिर हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है तथा व्यक्ति के लिए वर्ग सदस्यता बदलना भी संभव है। एक वर्ग को पहचानने एवं दूसरे वर्ग से भिन्न करने के लिए प्राय बाह्य लक्षणों जैसे पहनावा, मकान, शिक्षा, आय, बोलने का तरीका, खान पान आदि का सहारा लिया जा सकता है।